हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर। तो इसमें हम काफ़ी कुछ स्टडी कर चुके हैं और हम इसके अंदर जो टॉपिक अब कवर कर रहे हैं वो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो लास्ट टाइम हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात की थी कि तो हम ब्रीफ में अगर देखें तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है बेसिकली। तो ये एक ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज का सिस्टम है जिनके अंदर जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेशन मैनर में होता है। मींस मिलजुल के वो काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम बात करें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व्ड हैं, तो हमने इसमें देखा था कि जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो 4 सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल उनमें से पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम लास्ट टाइम कंप्लीट अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। और सेकंड होती है उसके अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तीसरे नंबर पे आते हैं इसमें लाइसोसोम और फोर्थ नंबर पे आते हैं इसके अंदर वैक्यूल्स। तो ये वाले जो 4 सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेलीज कहते हैं हम इनको, बिकॉज इनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेशन मैनर में होता है। ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, एक दूसरे पे अपने फंक्शन के लिए डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आज हम इसके सेकंड सेल ऑर्गेनेलीज दैट इज़ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अपरेटस भी बोलते हैं, उसको स्टडी करेंगे। तो आज हम गोल्गी अपरेटस के बारे में जानेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है, किस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एंड बेसिकली ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सेल ऑर्गेनेलीज है क्यों, और कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और भी इनकी क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे सेल के लिए ये हेल्पफुल है, आज हम वो स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गोल्गी अपरेटस है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, तो इनको जो डिस्कवर करने का श्रेय जाता है वो एक साइंटिस्ट थे, कैमिलो गोल्गी। ठीक है, उन्होंने 1898 में सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देखा जिसे उन्होंने नाम दिया गोल्गी अपरेटस। ठीक है, बेसिकली उन्होंने देखा क्या कि जो सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास एक डार्कली स्टेन, एक मींस डार्कली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, एक ट्यूब लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, तो उस टाइम 1989 के आसपास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी इजाद नहीं हुआ था, तो इतनी ज़्यादा जो स्टडी थी वो पॉसिबल नहीं थी। लेकिन इन्होंने जितना भी हो सका अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू, उस टाइम के जो माइक्रोस्कोप अवेलेबल थे उसे देखने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, और उसके बेस पे इन्होंने जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसको डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टडी थी, इसलिए ये कैमिलो गोल्गी को सम्मानित करने के लिए ही इन्होंने इस ऑर्गेनेली का नाम है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी अपरेटस रख दिया। तो जो साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, तो उन्हीं के नाम पे जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसका नाम पड़ा। ठीक है, जिसे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं और गोल्गी अपरेटस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टडी स्टार्ट की गई, उसकी डिस्कवरी हुई कि सेल के अंदर कुछ एक सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे भी प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। बेसिकली हम बात करें तो सारे के सारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर, सभी टाइप के सेल के अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो प्रेजेंट नहीं होता। कुछ एक स्पेशल मीन्स सेल्स हैं और कुछ में एब्सेंट भी रहता है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हम उनको देखते हैं कौन कौन से सेल्स हैं। तो फर्स्टली हम देखें तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, हमने कंप्लीट स्टडी किया प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो एब्सेंट रहता है। और हम बोलते भी हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनेलीज हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट रहती हैं। तो इसी वजह से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी एब्सेंट रहेगा। ठीक है। सेकंड, ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस जो साइंस के काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं नेचर में। ठीक है। तो उसमें हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स के सभी टाइप के जो सेल हैं उसमें भी जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, जैसे मैच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स। ठीक है। तो हम जैसे मैमल्स हैं वुमन, तो हमारे अंदर जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो उन सेल्स के अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो एब्सेंट है। ठीक है। एंड अदर टाइप में स्पर्म सेल ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड ट्रीडोफाइट्स। ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स और ट्रीडोफाइट्स क्या होते हैं बेसिकली, इसको हम देखें तो ये एक टाइप के प्लांट्स होते हैं। इनकी हम कंप्लीट स्टडी भी करेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांटी जो किंगडम है उसके अंदर हम इनके कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है। तो उन जो ब्रायोफाइट्स और ट्रीडोफाइट्स हैं उनके जो स्पर्म्स होते हैं इन प्लांट्स के, उनके अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी कंप्लीट एब्सेंट है, और यूकैरियोटिक सेल्स में भी कुछ एक एक्सेप्शन केसेस हैं जिनके अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो एब्सेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, एक वर्ड आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स को स्टडी करते करते, दैट इज़ द डिक्टियोस्टोम। ठीक है। तो क्या है ये डिक्टियोस्टोम, इसको हम देखते हैं। बेसिकली जो प्लांट सेल के अंदर हैं, ओनली इन द केस ऑफ प्लांट सेल, एनिमल सेल के बीच में नहीं, प्लांट सेल के केस में क्या होता है कि जो गोल्गी बॉडीज़ होती हैं हम उनको डिक्टियोस्टोम बोलते हैं। ठीक है। तो ये डिक्टियोस्टोम क्या हुआ कि गोल्गी बॉडीज़ का ही एक अनदर नेम आप बोल सकते हैं, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल। ठीक है। तो हम प्लांट सेल के अंदर इन्हें गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गी कॉम्प्लेक्स ना बोल के डिक्टियोस्टोम क्यों बोल रहे हैं, अगर हम इस बात को देखें तो क्योंकि जो गोल्गी अपरेटस होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल, वो बना होता है अनकनेक्टेड यूनिट्स के। ठीक है। अभी हम आगे इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसके जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं गोल्गी बॉडीज़ के, वो प्लांट सेल के केस में अनकनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते, थोड़ा गैप प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हम इसको गोल्गी बॉडी ना बोल के इसे हम नाम देते हैं डिक्टियोस्टोम का। ठीक है। तो यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जो सिस्टर्नीज हैं वो होते हैं, आगे हम अभी पढ़ेंगे, जो गोल्गी बॉडीज़ होती हैं उसको बनाते हैं सिस्टर्ने। ठीक है। उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो इन केस ऑफ प्लांट सेल के अंदर वो अनकनेक्टेड है, उनके बीच में गैप प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं डिक्टियोस्टोम्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्या है इसके स्ट्रक्चर में, किसकी हेल्प से ये बने हैं। ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में एक नाम आता है सिस्टर्ने। ठीक है। जो गोल्गी बॉडीज़ हैं इनको बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं सिस्टर्ने। तो क्या होते हैं सिस्टर्ने, कैसे कैसे बनाते हैं गोल्गी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसी की बात करें कि सिस्टर्ने ही क्या हैं। ठीक है। तो जो सिस्टर्नेज होते हैं ये एक फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। तो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, कि जैसे हम बात करें, आपने एक बैग भरा हुआ देखा होगा, जैसे यूरिया का बैग भरा हुआ देखा है, या फिर गेहूं की जो बैग भरा हुआ देखा है जिसे हम कॉमनली बोरी बोलते हैं, बोरियों के अंदर गेहूं भरा होता है। ठीक है। तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, बोरी लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम गेहूं फिल करते हैं, यूरिया फिल करते हैं, तो वो एक क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक है बीच में से, जैसे अंदर भी मटेरियल प्रेजेंट है और बाहर फिर कवरिंग और आउटर एनवायरनमेंट। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है हम उसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऐसे ही सैक लाइक और फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं सिस्टर्नेस। ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते जाते हैं।
ठीक है। और स्टैक मतलब जैसे धाक लगाना, जैसे हम बात करें हम यूरिया की धाक लगाते हैं, एक जो गट्टा होता है उसके ऊपर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, तो इस टाइप से क्या लगाते हैं हम, स्टैक। गेहूं की बोरियों के भी हम स्टैक लगाते हैं। तो इसी टाइप से जो सिस्टरने का एक यूनिट है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाता जाएगा, तो कलेक्ट होके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है। तो हम बात करें जो एक स्टैक के अंदर बेसिकली ये 4 to 8 सिस्टरने हो सकते हैं, मतलब 4 से 8 नंबर होगा एक स्टैक में सिस्टरने का, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब बड़ा सा स्टैक नहीं होगा। तो इस साइज़ का होगा 4 to 8 सिस्टरने जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो आप डायग्राम पिक्चर के अंदर देखें कि जो सिस्टरने हैं वो एक कैसे है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट सैक लाइक, सैक मतलब बीच में से जैसे खाली होता है, तो हम उसको अगर काटें तो बीच में से खाली मिलेगा। ठीक है। और उसके जैसे एक थैला होता है उसी टाइप में स्ट्रक्चर है, अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो अलग है, बाहर का अलग। ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड है। ठीक है। ऐसे खिंडे हुए या बिखरे हुए नहीं है, सेल के अंदर स्टैक मैनर में अच्छे से प्रेजेंट है। ठीक है। और एक स्टैक के अंदर 4 to 8 इनका नंबर होता है सिस्टरनेस का। ठीक है। और सिस्टरने का हम साइज़ की बात करें तो जो एक सिस्टरने होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। तो इस साइज़ के माइक्रोमीटर साइज़ के होते हैं, और काफ़ी छोटे छोटे जो सिस्टरने हैं वो स्टैक बनाते जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर अटैच होते जाएंगे और बनाएंगे गोल्गी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो सिस्टर्नेज हैं, ये मिलके बनाते हैं एक एक्सटेंसिव नेटवर्क, बहुत कम, मतलब एक जाल सा बनाते हैं, एंड आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस इन ए कंसेंट्रिक पैटर्न। ठीक है। और नियर द न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैमिलियो गोल्गी ने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टडी भी किया था कि नियर द जो न्यूक्लियस है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इनका जो प्रेजेंस ऑफ मैनर है वो कंसेंट्रिक पैटर्न की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो सिस्टरनेज हैं गोल्गी बॉडीज़ के, वो एक जैसे नहीं होते। जो हम बात करें एक थैले की दो सरफेस होती हैं। ठीक है। एक अपर एक लोअर। जैसे हम बात करें सिंपल यूरिया का जो बैग होता है थैला, उसके दो सरफेस हैं, एक के ऊपर कुछ एक राइट होता है, कुछ पोर्शन लिखा होता है उसके बारे में कि क्या है ये यूरिया है इसके अंदर, या क्या कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है, कहाँ से बन के आया है। ठीक है। और सेकंड सरफेस प्लेन होता है। ठीक है। उस पर कुछ भी राइट नहीं होता। तो इस टाइप से दो सरफेस हो गए। ठीक है। तो जो गोल्जाई सिस्टर्नेज हैं इसके भी दो सरफेस होते हैं, अलग अलग सरफेस होते हैं। जैसे हमने यूरिया के थैले की बात की उसी टाइप में इसके भी दो अलग अलग सरफेस हैं। फर्स्ट सरफेस को हम बोलते हैं जो कि कन्वेक्स सिस भी बोलते हैं, कन्वेक्स, सिस और फॉर्मिंग फेस। ठीक है। तो एक सरफेस के तीन नाम हैं, कन्वेक्स, सिस और फॉर्मिंग फेस। एंड सेकंड उसके अपोजिट वाला कनकेव, ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। तो इस टाइप से इसके दो अलग अलग फेस हैं, सिस और ट्रांस फेस हम कॉमनली बोल सकते हैं, या फिर फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस। ठीक है। जो सिस है या फिर जिसे हम बोल रहे हैं कन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस, यहाँ से जो भी कोई वेसिकल है, जब जो भी कोई सब्सटेंस है वो एंटर करेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है। ये फॉर्मिंग फेस है, स्टार्टिंग फेस है। और जो ट्रांस फेस है इसे हम मैच्योरिंग फेस भी बोल रहे हैं, कि ये दूसरा फेस है जिसके अंदर जो भी इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का वो इस सरफेस के थ्रू रिलीज़ कर देंगे। ठीक है। तो ध्यान रहे दो फेस अलग अलग हैं, फर्स्ट सिस और सेकंड ट्रांस। ठीक है। और हम बात करें जो सिस और ट्रांस फेस होते हैं ये एंटायरली डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो सिस फेस होता है उस फेस के थ्रू एंट्री होगी सब्सटेंस की, वेसिकल की। ठीक है। जो भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है सब्सटेंस, और जो ट्रांस फेस है उस फेस से रिलीज़ होगा सब्सटेंस। ठीक है। इन्होंने जो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, चेंजेस लाने हैं बॉडीज़ के अंदर, सब्सटेंस के अंदर, वो ला देंगे और उसके बाद वो ट्रांस फेस के थ्रू रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन ये दोनों फेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक ही सिस्टरने के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास गोल्गी बॉडीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर
देख सकते हैं कि इसके दो फेस हैं। फर्स्टली सिस फेस जो कि एंट्री फेस है, जहाँ से एंट्री हो रही है कोई भी सब्सटेंस की, और उसके अपोजिट वाला ट्रांस फेस जिसे हम मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास गोल्गी बॉडीज़ हैं, इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सिस्टर्नेज होते हैं। तो यहाँ पे ट्रांस सिस्टर्ना, सिस सिस्टर्ना दिखा रखा है। ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारे पास जो गोल्गी बॉडीज़ उसका स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास जो गोल्गी बॉडीज़ हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे हेल्पफुल रहते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, हम उसको देखते हैं। तो फर्स्ट इज़ टू प्रोसेस पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फॉर सिक्रीशन। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। एक ही फंक्शन के अंदर बेसिकली ये तीन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि कोई भी जो मटेरियल इनके अंदर आता है उसको फर्स्टली प्रोसेस करेंगे, देखेंगे उसके अंदर जो भी चेंजेस लाने हैं वो लेके आएंगे। सेकंड, उसके अंदर पैकेजिंग करेंगे चेंजेस आने के बाद। पैकिंग करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है। मींस जो ट्रांसपोर्ट की कवरिंग होगी, जिस ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर सब्सटेंस जा रहे हैं अपने टारगेट पोजीशन पे, तो वो भी जो टारगेट वेसिकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, वो गोल्गी बॉडीज़ की ही स्ट्रक्चर्स के बना होगा। ठीक है। तो इस टाइप से ये एक ही फंक्शन के अंदर बेसिकली तीन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। प्रोसेसिंग का, और उसके बाद पैकेजिंग का, एंड लास्ट में करेंगे ट्रांसपोर्ट का। ठीक है। तो करते क्या क्या हैं, जो भी ये कोई भी सब्सटेंस है, जैसे हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस की, तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उससे आते हैं सब्सटेंस। ठीक है। और उससे सिग्नल्स आते हैं प्रोटीन के बनाते हुए आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, हम उस टाइप वाले को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। तो उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस की जाएगी, और वो फिर हमने बात की थी कि उसके बाद वो वाले जो प्रोटीन्स हैं वो जाएंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है। इसके सिस फॉर्म फेज से एंट्री करेंगे, और इसके अंदर जो भी उन्होंने चेंजेस लाने हैं वो लेके आएंगे, और ट्रांस फेज से उसको रिलीज़ कर देंगे। एंड इसी टाइप में ये फर्दर सिक्रीटरी वेसिकल्स भी बनाते हैं, लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प रखते हैं। ठीक है। जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में स्टडी किया था। तो उसके बाद जो टारगेट ऑर्गन है, टारगेट प्लेस है, जैसे इंट्रा सेलुलर टारगेट पोजीशन भी हो सकती है कि विद इन द सेल अंदर ही जो कोई सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक इन्होंने वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और आउटसाइड भी कर सकते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट भी बोलते हैं, कि जो सेल के बाहर कोई टारगेट है उसके लिए भी ये मटेरियल प्रिपेयर करेंगे और एक सिक्रेटरी वेसिकल बॉडीज़ के अंदर उसको फिल कर देंगे, और उसके बाद वो टारगेट पोजीशन पे चला जाएगा, भेज देंगे उसको ये। ठीक है। और जो वेसिकल्स होते हैं ये सिस फेज के थ्रू एंट्री करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जब आते हैं और ट्रांस फेज से मूव कर जाते हैं, मैच्योर होके बाहर चले जाते हैं। ठीक है। तो उस टाइप में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन्होंने जो अपने स्ट्रक्चर्स हैं, कोई भी जो वेसिकल्स की फॉर्म में जो भी इन्होंने सिग्नल्स देने हैं वो दिए। ठीक है। ये छोटे छोटे दिखा रखे हैं, और उसके बाद वो एंट्री किए सिस फेस से। ये वाला जो फेस है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, ये क्या है, सिस फेस। ठीक है। इधर से एंट्री करेंगे, और उसके बाद जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। मींस प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसको पैक कर देंगे, एंड पैकिंग के बाद पैकिंग वाला जो बनाएंगे ये यहाँ से गोल्गी अपरेटस वाले स्ट्रक्चर से वो रिलीज़ हो रहा है, बाहर हो रहा है पैक होके, दैट इज़ द सिक्रीटरी वेसिकल। ठीक है। इस वेसिकल के अंदर उन्होंने अपना जो मटेरियल प्रोसेस किया है वो पैक कर दिया, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी कर दिया, बाहर भेज दिया। ये देखिए सिक्रीटरी वेसिकल्स बाहर जा रहे हैं, और अपना फंक्शन जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट ऑर्गन, एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गन है, सेल है, वहाँ पे टारगेट पोजीशन पे चले जाएंगे, और इंट्रा सेलुलर भी जा सकते हैं, अंदर भी सेल के रह सकते हैं, और पोजीशन पे जाके इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का कैसे कैसे प्रोसेसिंग करता है, फिर
पैकिंग और फर्दर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, सेकेंड फंक्शन इसका दैट इज़ द मोडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मोडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की हम बात करें तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और ये एक एंडो मेम्ब्रेन जो सिस्टम है उसमें हम इसको काउंट करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, तो उसका भी ये प्रूफ दे रहा है, बिकॉज प्रोटीन की ये मॉडिफिकेशन कर रहा है ना कि सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग वर्ड हैं दो, बिकॉज प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसके लिए एक स्पेशल टाइप के सेल ऑर्गेनेली की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज़ द राइबोसोम। ठीक है, तो हमने पढ़ा है लास्ट टाइम कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम प्रेजेंट हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और उसके बाद जो प्रोटीन की सिंथेसिस होने के बाद वो वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी मॉडिफिकेशन की जाती है, उनमें चेंजेस लाए जाते हैं। ठीक है, कि सभी टाइप के हम बात करें प्रोटीन एक जैसे नहीं होते, हमारी सेल में डिफरेंट टाइप के थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग उनका स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग उनका फंक्शन होता है। ठीक है, तो वो जो सेल है, सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन होती है, अलग अलग होती है, तभी उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा, तभी उनका फंक्शन भी अलग होगा। तो मॉडिफिकेशन की जाएगी, फिर उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है, और उसके बाद वो मॉडिफिकेशन के लिए जो हमारे पास प्रोटीन बने हैं उनको एक वेसिकल के अंदर स्टोर करके, पैक करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है, तो इसका जो सिस फेस है, फॉर्मिंग फेस, उसमें से रिसीव किए जाएंगे और फिर उसमें मॉडिफिकेशन की जाएगी, उसके अंदर जो भी इन्होंने मॉडिफाई करना है करके, और जो ट्रांस फेस है, मैच्योरिंग फेस, उससे रिलीज़ कर दिए जाएंगे, उससे बाहर कर दिए जाएंगे प्रोटीन्स। ठीक है, फिर अपनी जो टारगेट पोजीशन है वहाँ पे प्रोटीन चले जाएंगे, सेल के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे हमने शो कर रखा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसका फंक्शन होता है एज ए मीडिएटर, मींस ट्रांसपोर्टिंग का फंक्शन करता है, कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ बनाया है इसको फर्दर पैक करके ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इन्होंने पैक किया एक छोटे से वेसिकल के अंदर। ठीक है, तो वेसिकल के अंदर प्रोटीन पैक कर दिए, और उसके बाद जो प्रोटीन है वो जा रहे हैं, देखिए, गोल्गी अपरेटस के पास, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास, और इसके दो फेस होते हैं, एक सिस फेस और दूसरा ट्रांस फेस। ठीक है, तो सिस फेस फॉर्मिंग फेस पे एंट्री हुई है वेसिकल की, और उसके बाद पूरे स्ट्रक्चर के अंदर वो मॉडिफाई करेंगे प्रोटीन को, जो भी उन्होंने उसके अंदर चेंजेस लाने हैं, और लास्ट में चेंजेस होने के बाद जो प्रोटीन्स हैं, मॉडिफाइड प्रोटीन्स हम उन्हें बोल सकते हैं, वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे जो ट्रांस फेस है उससे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन्स रिलीज़ कर दिए गए, और वो सेल के बाहर भी जा सकते हैं, जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत है वहाँ पे वो चले जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे पास सेकंड फंक्शन गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं इसके बाद इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो नेक्स्ट है इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन, तो इज़ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इनकी भी जो सिंथेसिस है, इनकी फॉर्मेशन में ही हेल्प करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो होते क्या हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ये हम बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप में ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, इतना भी आप याद रखें। उसके बाद लास्ट फंक्शन है इनका फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो सेल डिवीज़न का ये एक फेस है साइटोकाइनिन। ठीक है, इसमें सेल डिवीज़न को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्टली कैरियोकाइनेसिस और सेकेंडली साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इस सेल डिवीज़न को हम कंप्लीट स्टडी भी करेंगे। अभी ब्रीफ में हम बात करें तो साइटोकाइनेसिस मीन्स, साइटो मीन्स होता है साइटोप्लाज्म।
ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की डिवीज़न के टाइम जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो उसकी डिवीज़न होगी, तभी जो दो सेल्स हैं, सेल डॉटर सेल्स हैं, उनकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सेल डिवीज़न में एक सेल से दो सेल की फॉर्मेशन होती है, सेल डिवीज़न का यही रिज़ल्ट रहता है। तो इसी फेस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल को कंप्लीट से डिवाइड करेगी, उसकी जो फॉर्मेशन है वो गोल्गी जो कॉम्प्लेक्स है उसकी हेल्प से होती है, वो बनाता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। तो इसी टाइप से साइटोकाइनेसिस में सेल मेम्ब्रेन को बनाने का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये था आज हमारे पास सेकंड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर सेल ऑर्गेनेली गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो उसके बारे में हमने कंप्लीट स्टडी किया कि उसके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है, क्या उसका स्ट्रक्चर है एंड बेसिकली क्या उसके फंक्शंस हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।